चलें, एसी में हेडिंग दो फेज डिफरेंस लीडिंग एंड लैगिंग। तुमको पता करना है कि कौन लीड कर रहा है या फिर कौन लैग कर रहा है। लैग मैंने होता है पीछे, लीड मैंने होता है आगे। तो तुमको ये चेक करना है कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। लीड और लैग बढ़िया बात है, आज की बात बहुत काम की है, इसलिए अच्छे से सुनते रहना। पूरा एसी में क्या है, कुछ भी नहीं है, एक तो आज की क्लास, दूसरा पावर, एसी खत्म। लेकिन इसी में से सवाल है, अब ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास मान लो एक बेसिक इक्वेशन पकड़ते हैं, E = E0 sin ओमेगा टी। लिख लो, कंसीडर E = E0 sin ओमेगा टी और I = Y0 sin ओमेगा टी माइनस का π/2। मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, E मेरे पास लिखा हुआ है E0 sin ओमेगा टी और I लिखा हुआ है I0 sin ओमेगा टी माइनस का π/2। ऐसा कुछ हमारे पास अगर लिखा हुआ है, ऐसा कुछ हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, हम एक चीज़ फिक्स करते हैं, जैसे कैसे हमने फिक्स कर लिया था कि जब भी मैं E बोलूँगा माइनस का d∅/dt बोलूँगा, उसी तरीके से यहाँ फिक्स कर रहे हैं। जब भी मुझे फेज डिफरेंस निकालना होगा हम E में से I को घटाएंगे। जब भी मुझे फेज डिफरेंस निकालना होगा हम E में से I को घटाएंगे। लिखो, टू फाइंड फेज डिफरेंस ऑलवेज यूज़, हमसे जब भी फेज डिफरेंस पूछा जाएगा मैं हमेशा यूज़ करूँगा फेज ऑफ E। फेज माने फेज एंगल, और माइनस जो हमारा फेज एंगल रहेगा फेज ऑफ I, इसको घटाऊँगा। चलो घटा के देख लेते हैं। यहाँ पे देखोगे ये आ गया मेरा ओमेगा टी माइनस, क्या घटाओगे, ये वाला घटाओ, ओमेगा टी माइनस का π/2। ईमानदारी से देखिए क्या आएगा, ये प्लस का π/2 है कि नहीं। प्लस, दो चीज़ घटाने में से प्लस अगर आ जाए, मान लो तुमने किसी चीज़ को घटाया, 5 में से 3 घटाओगे तभी यहाँ पे प्लस का 2 आ सकता है। सोचो, इसका मतलब ये बड़ा होता है ना। आपने किस में से किसको घटाया, E में से I को घटाया, तब ये पॉजिटिव आ गया, तो बड़ा कौन है, E। इसका मतलब E बड़ा है, इसका मतलब E ज़्यादा है, E ज़्यादा है। ज़्यादा होने का मतलब, ज़्यादा होने का लीड कर रहा है। तो यहाँ बोलेंगे कि E मेरा लीड कर रहा है, E हमारा लीड कर रहा है, तो E को बोलोगे लीडिंग। तो जब E लीड कर रहा है तो दूसरी पार्टी क्या होगी, लैग होगी। तो I को क्या बोलूँगा, लैग कर रहा है। तो E लीडिंग, I लैगिंग, लीड लैग। वाह, सही है। चलो, अब मुझे इसका फेजर अगर बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं, समझिए। मुझे E को क्या कराना है, लीड। हमने तो कंक्लूजन निकाला भाई मेरा E लीड करेगा, E लीड बोलो तो आगे। तो अगर किसी ने कहा कि भाई साहब ये जो लाइन तुम बना रहे हो दिस वन इज E, तो E को लीड कराना है तो I को पीछे रखना पड़ेगा, ये मेरा I होगा। तो यहाँ पे तुमने रेफरेंस किसको ले लिया, E को। आराम से समझना है, थोड़ा नया हो जाता है ये, समझेंगे ध्यान से तभी हो पाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन रेफरेंस बदल दें। मान लीजिए हमने ऐसा कहा कि मुझे E को तो लीड कराना है किसी भी कंडीशन में, E हमने I यहाँ कर दिया तो I हमारा ऐसा, ठीक है। मान लो कोई कहता, दूसरा सिचुएशन तुम खुद से बना के देखो। दूसरा सिचुएशन क्या होगा, रेफरेंस बदल के देखो। तुम अब I को रेफरेंस ले लो, रेफरेंस बदलो। अभी तुम क्या करो, रेफरेंस जिसको लोगे यहाँ पे लिखोगे। मान लो तुमने I को रेफरेंस ले लिया, बताओ E कहाँ बनाओगे, ऊपर, क्योंकि E लीड कर रहा है तो तुमने E बना दिया ऊपर। अब बीच का डिफरेंस तो 90 ही रखना है ना, देखो ना π/2 आया हो, प्लस का π/2, तो कीप इट 90। दिस इज द शेप ऑफ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। हाँ, सही है, आसान है। चलिए, तो कुछ चीज़ें हैं, देखो होने को तो डेरिवेशन है सबका, डेरिवेशन पे अपन बात भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको आवश्यकता नहीं है, डेरिवेशन से कुछ सीखने को नहीं मिलता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें आप डायरेक्ट ध्यान रखिए। हमारे पास सर्किट जो आएगा वो प्योर एल आ सकता है, प्योर आर आ सकता है, प्योर सी आ सकता है, या फिर इनके कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। एक एक करके बात करते हैं। जब प्योर एल होगा तो उसमें E लीड करता है,
ठीक है, अभी इसको मानो, क्योंकि अभी उसमें से सीखने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, तो डेरिवेशन पे हम जानना नहीं चाहते अभी। तो लिखो प्योर एल सर्किट। अगर मेरे पास कहीं ऐसा मिले प्योर एल मिला, प्योर एल मिला, हम अगर शुरू में बहुत शुरू में पढ़ रहे होते तो खूब डेरिवेशन खेलते। प्योर एल, प्योर एल में जो ई होता है ये ई होता है आगे, मतलब प्योर एल में ई जो है हमारा वो लीड करेगा, तो ये ई। अरे भाई समझ रहे हैं? याद कैसे रखोगे, कैसे याद रखोगे? देखो लीड, लीड लिख के देखो, LEAD, प्योर एल में ई आगे, है ना। लीड स्पेलिंग से भी ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ। प्योर एल होगा तो ई आगे, एल के आगे ई लिखा हुआ है ना, तो याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। आपके पास और सुंदर होगा, आप कुछ भी रख सकते हो। प्योर एल में ई आगे, इतना ही याद रखोगे, दूसरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्योर एल में ई आगे, ये याद होना चाहिए, इसके ऊपर सवाल भी है। चलिए, अब दूसरा बोलने की आवश्यकता नहीं कि जब जब ई आगे होगा तब तब आई क्या होगा, पीछे। तो इसमें विशेष कोई टेंशन लेने वाली बात इसमें है नहीं, ठीक। अब एक आता है प्योर सी, लिखो प्योर सी, प्योर सी, प्योर सी। प्योर सी में भाई अब तो ई को पीछे होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। प्योर सी अगर है, प्योर सी अगर है, प्योर, तुम तो देखो ना, तुम तो सारा कुछ ई पे ध्यान रख के करो। प्योर सी अगर है तो इसमें ई को क्या होना पड़ेगा, पीछे। हाँ, पीछे को लैग ही बोल रहे, बिल्कुल पीछे है तो लैग, और लीड कर रहा है तो आगे, प्योर सी में। अच्छा, अगर प्योर आर हो गया तो, प्योर आर हो गया तो कुछ नहीं होता। इसका मतलब समझाता हूँ, प्योर आर की क्या कहानी होती है। प्योर आर की लिख लो, लिख लो, कुछ नहीं, जो तुमने बोला ना कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है सेम फेज होता है। वाह, सही पकड़े। प्योर आर जो होगा उसमें सेम फेज हो जाएगा, मतलब ई और आई के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है, सेम फेज हो जाएगा, सेम फेज, सेम फेज, सेम फेज। सेम फेज होने का मतलब जिस फेज में वोल्टेज उसी वोल्टेज फेज में करंट है कि नहीं। अभी ई को आगे, तो ई को आगे हमने यहाँ बना दिया, अभी मैं ई को पीछे बनाऊंगा, तो समझो अगर मैंने आई को रेफरेंस ले लिया तो मेरा ई यहाँ कहाँ होना चाहिए, पीछे। और प्योर आर में दोस्त जिधर वोल्टेज लेके जाऊंगा उधर ही मेरा करंट भी जाएगा, दोनों तभी तो सेम फेज में होंगे। ये ऐसे निकल के आता है। बहुत बेकार चीज़ है जुकाम, सही बताऊँ मैं तुमको। आँख से आंसू निकलना, नाक से आंसू निकलना, ये कहाँ कहाँ से परेशान हो गया मैं। मुझे पता, मुझे वाइट ये भी धुंधला सा दिख रहा है, मतलब आँख के ऊपर आंसू की ऐसी परत हो रही। चलिए वापस, थोड़ी बहुत बात हमने पहले कर ली थी रेजिस्टेंस के बारे में। जैसे हमने देखा था प्योर एल में, प्योर एल में अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इधर जो हमारा रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा था, जो हिंड्रेंस है वो कौन दे रहा था, एक्सएल दे रहा था क्या। यहाँ पे कौन दे रहा था, एक्सी, और यहाँ पे कौन देता है, ओमिक रेजिस्टेंस आर। एक्सएल का मतलब तुम जानते हो, हाँ, एक्सएल मतलब ओमेगा एल, और एक्सी मतलब 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी, और आर तो आर होता है। देखो V = IR लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। हम तो चलो काम की बात पे आना चाहते हैं। काम की बात क्या है इसको ज़रा समझें, अच्छे से समझेंगे। भगवान, चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा सिचुएशन लेते हैं और आपसे थोड़ी बहुत चीज़ें पूछ लेता हूँ। क्या मैं तुमसे ग्राफ वगैरह पूछूंगा, तुम बता दोगे? दो ग्राफ बता दो, तुमको जीनियस हो। तुम मुझे ग्राफ बता दो एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का, और एक्सी और फ्रीक्वेंसी का एक दिन और बताया था हमने। एक्सएल और फ्रीक्वेंसी और एक्सी और फ्रीक्वेंसी। एक बार मुझे ग्राफ बता दो एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, एक बार मुझे ग्राफ बता दो एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, एक बार लिख दीजिए, अच्छा लगेगा आपको।
आप जानते हैं, आप समझदार हैं, आप जानते हैं एक्स एल इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है, और एक्स एल इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ ओमेगा नहीं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल। और मुझे यहाँ से देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स एल प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो रहा है। यहाँ पे ऐसा करिएगा तो एक्स सी इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्स सी मतलब ओमेगा नहीं 1 अपॉन 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी। यहाँ से देखिएगा तो इन्वर्सली हो रहा है, यानी कि यहाँ पे तो डायरेक्टली है तो स्ट्रेट लाइन, यहाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सही है, सही है, सही है। एक दिन देख लिया था तो फ़ायदा हो गया, थोड़ा तेज़ निकल गए। अच्छा है, बताओ ई आगे कहाँ होगा? ई कब लीड करेगा? हाँ, मतलब प्योर एल वाले में, प्योर एल में ई लीड करता है, प्योर एल में ई लीड करता है, इतना ही याद रखना है, प्योर एल में ई लीड करता है, फिर आपका काम हो जाएगा। और आर और फ्रीक्वेंसी के बीच अगर आप बना सकते हो क्या? हाँ, आर वर्सेस फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट वैल्यू होती है, आर वर्सेस फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये सब बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक छोटा सेक्शन था जो आपने देख लिया, बढ़िया है, इसको हटाइए। इसका तो 90% 80% तो अपन पहले ही कर चुके थे। आइए अब थोड़ा सा LCR सर्किट के बारे में बात करते हैं और यहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है। आपको पता ही है कि XL XC या फिर हमारे पास R की बात कब करूँगा? जब सिंगल रहे, या प्योर L मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके पास कौन होना चाहिए? इंडक्टर। तो ऐसा होना चाहिए। प्योर C मतलब उसके पास होना चाहिए कैपेसिटर, और प्योर R मतलब उसके पास होना चाहिए रेजिस्टेंस। इनसे अब इसके अलावा जब ऐसी कोई दो हो जाएगा तो हम किसकी बात करेंगे? Z की इम्पीडेंस आएगा, उसी के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। स्टार लगाओ, हेडिंग डालो, हमारे पास RLC सर्किट, RLC सर्किट। RLC सर्किट, RLC सर्किट, हाँ, जिसको LCR भी बोलते हो, LCR सर्किट। आराम से समझना, बहुत बढ़िया टॉपिक है और बड़े अच्छे तरीके से इसको समझा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले सर्किट बनाते हैं, तीनों को सीरीज में डालते हैं। एक मेरे पास L, एक मेरे पास C, एक मेरे पास रेजिस्टेंस, और इसको इस तरीके से कनेक्ट करके बढ़िया स्टाइल में इसको हमने यहाँ पे जोड़ा। अब ज़रा सोचो, यहाँ पे जब इसको जोड़ते हैं तो लिख दो पहले थोड़ा सा L C और ये R, L C और ये R, तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में है। सीरीज में होने से क्या आसान रहेगा, क्यों ना करंट को सोचा जाए। सीरीज में है तो हमारे पास करंट सेम रहेगा, तो इसको हमने यहाँ पे करंट सेम कर दिया। चलिए आराम से सोचना, थोड़ा ये इस पे बस शांति से देखो, छापा छापी मत करो। सबसे पहले मैंने I सेम कर दिया, मुझे 3 बार वोल्टेज सोचना है, फेज लिखना चाहता हूँ ना, 3 बार वोल्टेज सोचना है। L के क्रॉसपोंडिंग भी वोल्टेज आएगा, C के क्रॉसपोंडिंग आएगा और R के क्रॉसपोंडिंग आएगा। L के क्रॉसपोंडिंग वोल्टेज आएगा जिसका नाम मैं VL रख रहा हूँ, C के क्रॉसपोंडिंग आएगा उसको VC कह रहा हूँ, R के क्रॉसपोंडिंग VR कह रहा हूँ। इसी के क्रॉसपोंडिंग मेरे से डायग्राम पूछा जाएगा, एक बार लिख लेते हैं इसको। तो L के क्रॉसपोंडिंग जो वोल्टेज आएगा दिस इज कॉल्ड VL, इसका नाम आएगा VC और इसका नाम आएगा यहाँ से VR, ये यहाँ से रखा जाएगा। सबसे पहले ज़रा सोचो, अगर मैं R के बारे में सोचूं तो I के तरफ VR हो सकता है, क्योंकि प्योर R की बात करिए। अगर प्योर R होता तो इसी डायरेक्शन में VR होता कि नहीं? याद करो, प्योर R में I और V दोनों सेम फेज में होते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब L की बात होती है, प्योर L की बात होती है, तो उसमें E लीड करता है। E मतलब क्या? वोल्टेज। अब वोल्टेज को लीड कराता है, एंगल कितना होता है? 90। तो L वाला सेक्शन ऊपर जाएगा क्या? सोचो, तो ये मेरा ऊपर गया VL, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब C वाले में E लैग करता है, वो भी 90 से, तो अब मेरा जो VC आएगा वो आएगा नीचे। तो अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ VC नीचे, वेक्टर के फॉर्म में दिखा रहे हैं। अब जरा देखो, इससे फ़ायदा ना, प्रेजेंटेशन में फ़ायदा हो रहा है। देखो जो बात हो रही थी उसको हमने एक डायग्राम में चिपका दिया, पूरी पिक्चर इस डायग्राम में चिपका दिया, इसलिए डायग्राम बड़ा काम का है। अब देखो VL और VC, मान लो कोई फोर्स लग रहा था, ऊपर लग रहा है 10 न्यूटन, इधर लग रहा है 3 न्यूटन, तो नेट फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ 7 न्यूटन।
तो रिजल्टेंट जो हमारा निकलेगा वो कहाँ होगा, वो कहीं इस तरफ होगा, वो कितना होगा VL माइनस VC, और वो यहाँ पे कहीं होगा। सोच के देखो कब ऐसा हो सकता है, जब VL ज़्यादा हो VC से। यहाँ तक तो मानते हो। अब VL और VC हमारा ऐसा हो गया, रिजल्टेंट ऐसा है, बढ़िया। अब जरा सोचो, बाकी दुनिया भूल जाओ, तुम सिर्फ VR और VL माइनस VC का रिजल्टेंट निकालोगे। सोचो सोचो, और वो रिजल्टेंट कहीं इस तरफ होगा। मानते हो ना? पहले इतना लिख लो भाई, इतना लिख लो। हो गया? अब देखो तुम जीनियस हो यार, तुमको तो पता है। ये हमारा आ गया V नेट V। अब आओ समझते हैं। मैं V लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, अंडर रूट, पहले तो लिखूंगा इस VR का स्क्वायर, प्लस क्या लिखूंगा, इस VL माइनस VC, VL माइनस VC, और इसका कर दूंगा स्क्वायर। करूंगा क्या? ज़्यादा इसमें मैं हौच पौच नहीं करना चाहता। तुमको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ज़रा सोच के देखो क्या मैं सही हूँ। जो ये V है, सबके अंदर कौन छुपा है, करंट। सबके अंदर करंट छुपा है, तो क्या हम उसको करंट वाले स्टाइल में लिख सकते हैं क्या, है ना? तो तुम जीनियस हो, तुम अगर बोलोगे हाँ तो धड़ाधड़ लिख देते हैं। V के जगह मैं क्या लिखूंगा, ये नेट V है, तो बताओ इसके लिए मैं क्या लिखूँ, V इक्वल्स टू IR, R तो मन में है, लिखूंगा क्या, Z। तो यहाँ पे लिखूंगा IZ इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ क्या लिखूंगा, IR का स्क्वायर। समझ रहे हो क्या? प्लस यहाँ से क्या लिखूंगा, हाँ, I इंटू XL का स्क्वायर माइनस I इंटू XC का स्क्वायर। ऐसे जाएगा क्या? सोच के देखो। ऐसे ही लिख रहे हैं, सोच रहे हैं। उसमें होल स्क्वायर के लिए तुम मत जाओ, मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उसको तो अरेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमने यहाँ पे तीनों को किस में जोड़ा हुआ है, सीरीज में जोड़ा हुआ है। सीरीज में जोड़ेंगे, सब जगह I सेम होगा कि नहीं? तो अगर मैं इसको होल स्क्वायर ही छोड़ता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। ये तो देखो यहाँ आ रहा है, इसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ, अगर तुम आज्ञा दो तो I हटा देते। बताओ I हटा दिया। बताओ जेड का फॉर्मूला वही आ गया जो हम चाह रहे थे। तो जेड का फॉर्मूला आ गया हमारा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ये XL माइनस XC और इसका स्क्वायर। बस मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि भाई ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं इसमें। ये अल्टीमेटली आया कहाँ से था? ये आया है जब हमने I और V का फेज लिख लिया, तो वहाँ से आया है। सही है क्या? सही है। अब यहाँ से छोटे मोटे सवाल है ऐसे बच्चों वाले। सबसे पहले इसने पूछा भाई फेज बताओ। अच्छा, tan phi। देखो क्या करते हैं कभी कभी, यहाँ तक आइए फटाफट, थोड़ा सा तेज आइए आगे। कभी कभी ये एंगल पूछ लेते हैं फाई कितना होगा। फाई बड़ा काम का है भाई, फाई पूछते हैं। आओ फाई के बारे में बात कर ले थोड़ी सी बात। आइए मैं बोलूँगा यहाँ से tan phi, तुम क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो क्या लिखोगे ऊपर, VL माइनस VC, है ना, अपॉन VR लिख दोगे। यही पूछा है कई बार, बहुत सारे सवाल इस पे। आप शानदार तरीके लिख दीजिए tan phi का फार्मूला VL माइनस VC अपॉन VR। ओके, और मज़ा आएगा इसमें, इसको और चेंज कर सकते हैं। VL नहीं I इंटू XL, VC नहीं I इंटू XC। अभी XC थोड़ी खोला। अब यहाँ पे VR नहीं I इंटू R। अब I तो यहाँ से भी हटा दीजिए, तो I हटाओगे तो हमारा tan phi जो आएगा वो आएगा XL माइनस का XC डिवाइडेड बाई R। भाई ये एक और फार्मूला जैसा हो गया, परंतु मैं नहीं मानता ये फार्मूला है। किसको नहीं पता tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है? सबको पता है ना। तुम बोलोगे यार इतनी बात है मैं क्या याद रखूँगा, तो मैं बोलूँ भाई देखो, तुमको चाहे कुछ भी हो जाए ये डायग्राम याद रखना है। कौन सा? ये वाला। ये डायग्राम अगर आप याद रखेंगे ना तो आपको आएगा मज़ा।
फिर तुम कोई भी सवाल कर जाओगे, tan थीटा भी निकाल जाओगे, सब कुछ कर जाओगे। ये डायग्राम तुमको पता होना चाहिए। ये थोड़ा और सुंदर बना देते हैं। ये डायग्राम अगर मुझे पता है तो काम बन जाएगा। ये मेरा वी नेट है जिसका नाम मैंने वी दे दिया। ये डायग्राम मुझे पता है तो बात बन जाएगी। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। हम बात करें LCR सर्किट की, tan फाई की बात आ गई, सब ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब देखो ये कितने तेज हैं। अब इन्होंने रेजोनेंस पे सवाल पूछ दिया। रेजोनेंस कुछ नहीं होता, सोचो। सबसे पहले हमने शुरुआत किससे करी थी? I और V से। I और V से शुरुआत करी है। ऊपर में कौन आया था? VL माइनस VC। ये कब आएगा? जब डिफरेंस होगा VL और VC में। रेजोनेंस का मतलब होता है बैलेंसिंग कंडीशन, एक तरीके से बोल सकते हो। फ्रीक्वेंसी को मैच कराने को रेजोनेंस कहते हैं। रेडियो में तो ये होता है, रेडियो जैसे हमारे यहाँ बिग FM लगाओ, 92.7 बिग FM यहाँ चलता है ना, तो तुम वहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी रहती है। हम अपने भी जो हमारा रेडियो वगैरह होता है उसमें भी हम सेम फ्रीक्वेंसी लाते हैं, दोनों मैच करता है, बढ़िया सुनते हैं। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। ट्यून इन करते हो ना, बोलते ट्यून इन टू 92.7 बिग FM, ऐसा। गुड मॉर्निंग कोटा। तो इट्स लाइक दैट। तो आप ट्यून इन करते हो, मैच कराते हो। अब उसमें यहाँ पे रेजोनेंस की सबसे बेसिक कंडीशन होगी कि अगर VL बराबर VC हो गया तो रेजोनेंस हो जाएगा। तो लिखो, हेडिंग दीजिए, डिस्कशन ऑन रेजोनेंस। रेजोनेंस की बात यहाँ कर लेते हैं। रेजोनेंस की लिख लीजिए। सबसे पहली वाली कंडीशन रेजोनेंस के लिए VL बराबर VC होना चाहिए। रेजोनेंस कंडीशन में मैं बात करूँगा VL बराबर VC होना चाहिए। अब देखो ईमानदारी से देखिए, डायग्राम अपने पास रखिए, आपके पास सब बना, मैं किसी को नहीं मिटा रहा। अब देखो रेजोनेंस की कंडीशन जब आएगी तो VL बराबर VC, देखना अभी वाले मैंने क्या किया था, ये ब्लैक वाला को थोड़ा सा छोटा करा था और रेड वाले को थोड़ा बड़ा किया था ताकि लगे कि ये बड़ा है। तुमको लगा ऐसे क्यों खींच दिया होगा इसने, ऐसा नहीं था भाई, बड़ा किया था मैंने, तभी तो रिजल्टेंट ऊपर दिखेगा। अभी दोनों बराबर कर रहा हूँ, तो जो मेरा नीचे है वही मेरा ऊपर है। ये कहानी इधर मैं I लेके जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में पहुँचेंगे VR, और ऊपर में अगर मेरा VL है, नीचे में मेरा अगर VC है, तो ये दोनों में बराबर करना चाहता हूँ। बोलो बोलो बोलो, कर दिया, दोनों को बराबर करना चाहता हूँ। तो रेजोनेंस के लिए कोई तुमसे पूछे कि बेटा सबसे बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होगी, तो मैं बोलूँगा VL बराबर VC। दिस इज द मोस्ट बेसिक कंडीशन फॉर रेजोनेंस। VL बराबर VC, VL बराबर VC। ठीक है। जब किसी को इतना याद हो जाए वो कोई भी रिलेशन निकाल सकता है, कोई भी रिलेशन। जैसे VL बराबर VC है, VL को तुम पुट कर दो, निकल जाएगा तुम्हारा। अब तुम खुद से करते रहो तो फटाफट VL की जगह क्या लिख सकते हो, है ना, अब आएगा रिजल्ट। VL के जगह पे I इंटू XL बराबर I इंटू XC, I निकल लिए, क्या बचे, XL बराबर XC। बताओ दूसरी कंडीशन, याद बात क्या करने का, अपने को फॉर्मूला अगर पता है V इक्वल्स टू IR, तो R का काम कौन करेगा देख लेंगे, सही है। अब देखो ये बात हो गई। दूसरा हमसे क्या पूछ गए, दूसरा वो ओमेगा की बात कर रहे हैं, फालतू बात है। देखिए XL को क्या लिख सकते हो, 1/ωL, XC को XL को ωL, सही बात है, XL को ωL, XC को 1/ωc लिख सकते हो। लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो इसको। अब जरा देखो, यहाँ से तुम ओमेगा की वैल्यू भी तो निकाल सकते हो, निकाल दो ओमेगा की वैल्यू अच्छी सी। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/LC। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC। तो बताओ ओमेगा इक्वल्स टू क्या हुआ, 1/√LC। भाई ये ओमेगा बड़ा पूछते हैं वो बार बार, इसी ओमेगा को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा बराबर √LC को बोला जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब बच्चा थोड़ा और कंफ्यूज होता है, कभी कभी वो देखता है यार वो फ्रीक्वेंसी को F से लिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मेरे पास एक रिलेशन है, ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC मान लो मेरे पास है। मैंने कहा इसका नाम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो कभी कभी वो क्या करते हैं, ओमेगा को 2πf लिख देते हैं और इसके बराबर कर देते हैं। तो 2πf लिखा जा सकता है ना, ये जगह की कमी है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो 2πf को लिखा जा सकता है ना 1/√LC। यहाँ से f निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताना, है ना, बिल्कुल। तो मैं सीधा लिख देता हूँ, तुम समझो एक रिलेशन आ जाएगा f इक्वल्स टू 1/2π√LC। ये भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है,
ये भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, कोई अंतर नहीं है इसमें भाई। यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये जो हमारा बोलचाल का फ्रीक्वेंसी है वो दोनों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तुम बोलोगे मैं किसको समझूंगा, भाई तुम दोनों समझो। वो तो क्वेश्चन में यूनिट देख के पकड़ लोगे क्या पूछ रहा है। हमारा तो बढ़िया है ना, ऑप्शन देंगे हम यूनिट से पकड़ लेंगे क्या पूछ रहे हैं वो। सही है। ओमेगा की यूनिट क्या होती है? है ना, रेडियन पर सेकेंड। और इसका फ्रीक्वेंसी का, हाँ हर्ट्ज, आरपीएस सब चलेगा, सब चलेगा। ओमेगा एंगल उसमें यूज़ करते हैं। चलिए बढ़िया बात है। तो आप रेजोनेंस की कंडीशन समझ गए। रेजोनेंस के बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं भाई, देखो कितनी अच्छी बात है रेजोनेंस के लिए। हाँ जब अगला प्रोफाइल पूछो, मिटाना पड़ेगा। मिटा दो क्या इसको? इसको मिटाता हूँ चलो। हम चर्चा कर रहे हैं रेजोनेंस की। रेजोनेंस की चर्चा कर रहे हैं। हमने रेजोनेंस में क्या निकाला था, ऊपर या नीचे कहीं भी देख लो। हमने कहा था भाई एक्सएल बराबर क्या हो जाना चाहिए, एक्सी। इसको चिपका के इधर देखिए, तो अगर एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा तो गौर से बताओ जेड किसके बराबर होगा? क्या इससे कम चीज़ पॉसिबल है क्या? नहीं। ये तो मोस्ट मिनिमम रेजिस्टेंस तो ही पॉसिबल है ना जब जेड आर के बराबर हो जाए। सोचो इससे कम रेजिस्टेंस क्या होगा, और ये कब होगा? जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए। तो तुम सोचो जब जब जिंदगी में रेजिस्टेंस, ये इसका मतलब ये हुआ कि अभी सर्किट में जो रेजिस्टेंस फ्लो होगा वो रेजिस्टेंस कितना फ्लो होगा, वो होगा सबसे कम, मिनिमम। सोचो इससे कम क्या करोगे? और जब जब सर्किट में रेजिस्टेंस मिनिमम होता है तो करंट कितना होता है, मैक्सिमम। तो करंट की वैल्यू आएगी मैक्सिमम। तो रेजोनेंस की कंडीशन में तुमसे कोई कहे कि भाई रेजिस्टेंस मिनिमम हो गया है, तो किसी भी सर्किट में एलसीआर सर्किट है, रेजिस्टेंस मिनिमम है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस किसके बराबर हुआ होगा, जेड के बराबर। और जेड के का मतलब आर, मतलब जो ओमिक रेजिस्टेंस है वो हमारा इम्पीडेंस के बराबर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। और उसी कंडीशन में रेजिस्टेंस चूंकि मिनिमम है तो करंट कितना होगा, मैक्सिमम। तो आप कुछ भी बोलिए, VL बराबर BC कह दो, XL बराबर XC कह दो, रेजिस्टेंस कह दो मिनिमम, और या फिर करंट कह दो मैक्सिमम, सब का सब रेजोनेंस है कि नहीं? तो आप कोई भी बात इसमें रहे आप पकड़ सकते हो। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको निकालने आना चाहिए। हमने निकाल लिया था ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC, या फिर तुम करोगे F के टर्म में तो वहाँ पे आ जाएगा नीचे 2π नीचे आ जाएगा। सही है, कितना आसान है रेजोनेंस है, बहुत इसमें कुछ भी घबराने जैसा नहीं है, बिल्कुल बहुत ईजी बात इसके अंदर चलती है। सही बात है। अच्छा एक सवाल बड़ा छोटा सा बच्चों वाला, कह रहा है कि रेजोनेंट की कंडीशन में V और I के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा? सोच, 0 होगा भाई। रेजोनेंस की कंडीशन में किधर गया? रेजोनेंस के कंडीशन में तो VL और BC बराबर है, तो ये तो रहेगा ही नहीं। सोचो ये तो प्योर R जैसा हो गया, मजा आ गया। तो भैया जो हाल प्योर R का होता है ना, वही हाल रेजोनेंस के कंडीशन में, रेजोनेंस के कंडीशन में नेट का भी वही तो हाल होता है। सोचो नेट जब हमारे लिए क्या हो गया, प्योर आर में ऐसा था कि नहीं। अब रेजोनेंस करा दिया हमने, रेजोनेंस करा दिया तो भाई एक्सएल और एक्सी बराबर हो गए, तो ऊपर नीचे कैंसिल, खत्म। यानी कि आई और वी के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। ये कहाँ होता था, प्योर आर में भी तो यही हाल था। तो यही आंसर होता है यहाँ कि फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 0। कब? रेजोनेंस में भी और प्योर आर में भी। सही है, याद रखना, ऐसे सवाल स्टेटमेंट वाले निकल जाते हैं। तो इसमें लैग और लीड भी तो नहीं हो रहा ना, लैग लीड के नहीं हो रहा, एक ही लाइन में है, तो लीड लैग नहीं, एक ही फेज में है दोनों। दैट्स वाई फेज डिफरेंस इज 0। मतलब कि अगर मैं प्योर आर की बात कर रहा हूँ तब भी वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस 0 है, या फिर मैं रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ तब भी वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस 0 है। सिंपल। चलो, तो कुल मिला के बात ये है कि अगर मेरे से कोई कहे कि बताओ रेजोनेंस कैसे हो रहा है, कैसे समझाऊंगा उसको। सबसे पहले उसको क्या बोलूंगा, भाई भैया VL बराबर BC होना चाहिए, या फिर कह लो उर्फ कह लो XL बराबर XC होना चाहिए, या फिर रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम रेजिस्टेंस मतलब R बराबर Z होना चाहिए, या फिर करंट मैक्सिमम होना चाहिए, या फिर वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0, मतलब दोनों फेज सेम होना चाहिए। ओके, बस आज इतना ही। अब मामला जटिल है दोस्त।